हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के आपके जो क्वेश्चंस सीटीटी एग्जाम में बनते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जिन्होंने इससे पहले सीटीटी एग्ज़ाम दे रखा है या फिर जिन्होंने सीटीटी एग्ज़ाम का सिलेबस देख रखा है, उन्हें पता होगा कि आपके सीटीटी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, गाते हैं, खाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी ज़मीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य कौन सा है? चलिए बताइए, यह राज्य कौन सा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी बार आपकी सीटीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य के बारे में बात करी जा रही है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो जिसने भी इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसको पता होगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम में ऐसा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है एनसीईआरटी के पॉइंट्स, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। यह सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चराव नाच भी करते हैं। कौन सा नाच करते हैं? चराव नाच यहाँ पर किया जाता है। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, दो लोग इधर सामने बैठे हैं, दो लोग इधर सामने बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में डंडियाँ हैं और डंडियों की जो बीच में जगह रहती है, इनमें लोग नाचते रहते हैं डंडियों के बीच में। ठीक है। और डंडियाँ जो होती हैं यह ढोल की ताल पर ये ज़मीन पर कूटी जाती हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का पॉइंट्स है। इनको आप लोग नोट करते चलिएगा अपनी नोटबुक में। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आप सभी लोगों को इन पॉइंट्स को नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में, इनको आपको पढ़ना है, फिर बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। पहला कथन लिखा हुआ है, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरे में लिखा हुआ है, इसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि तीसरे में लिखा हुआ है, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। चौथे में लिखा हुआ है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप डालकर पीते हैं। और पांचवें में लिखा हुआ है, यह वृक्ष छायादार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हो जाएंगे। तो हमें पता है कि खेजड़ी का वृक्ष जो होता है वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और तीसरे में क्या हो जाएगा, इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है, ये भी हमें पता है। जबकि जो चौथा लिखा हुआ है, इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप डालकर पीते हैं, यह डेजर्ट डॉग के बारे में कथन कहा गया है। तो इसका आंसर जो ये वाला भी गलत है। तो इसका ए बी सी वाला सही हो रहेगा, यानी इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के बारे में डिटेल में लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इनकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते भी हैं। ये टीचर बता रहा है अपने स्टूडेंट से। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। इन टॉपिक्स से आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादकों के समूह को चुनिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादकों के समूह को चुनिए जिनमें तीनों क्या हो जाएं, जिनमें तीनों पेट्रोलियम के उत्पादक हों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आई होप आप लोगों ने सही से आंसर लगा दिया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मोम, कोलतार और ग्रीस ये तीनों पेट्रोलियम के उत्पादक होते हैं। आगे देख लेते हैं।
अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, लिखा है ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनों को डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। आगे लिखा हुआ है, जानते हो एलपीजी, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम से मिलने वाले कई सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जिन्हें आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अपना। अब आप लोगों को नोटबुक और पेन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसको आप लोगों को बिना नोटबुक और पेन की सहायता से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो रहेगा। जल्दी से निकाल लीजिए सभी लोग नोटबुक और पेन अपना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है। क्या है? किसी एडवोकेट का जो घर है वह एक्स पर है और कोर्ट जो है वह वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के ठीक 60 मीटर की दूरी पर है। कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हों इनकी आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जिसका भी उत्तर और पश्चिम आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2, उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका नोटबुक पर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, कोई लड़का वलसाड़ से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 वलसाड़ से चली। 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर निकाल के बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकाल के बताइए क्या हो जाएगा। तो जब भी आपकी ईवीएस की क्लास शुरू हुआ करे तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके सीटीटी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको नोटबुक और पेन की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 3 जिसका भी है उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। यहाँ पर आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? ऑप्शन नंबर 1 है जल शक्ति या फिर नमामि गंगे। सेकंड है गंगा आमंत्रण अभियान या फिर जल शक्ति। तीसरे में है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या फिर गंगा एक्शन प्लान। चौथे में है नमामि गंगे या फिर यमुना एक्शन प्लान। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन नया है और आपके सीटीटी एग्जाम में ये पूछा गया था। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ष 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकीकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। यानी गंगा का जो मिशन है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से मिशन है? गंगा कार्य परियोजना और दूसरा क्या नाम है यहाँ पे? स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 नाम है, यहाँ पे आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भोजन के निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है अंडे, दालें, मछली। दूसरा है बादाम, मक्का, दूध। तीसरा है संतरा, मक्खन, अंडे। और चौथा है दही, दूध और चावल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। सभी को बताना चाहिए क्या रहेगा इसका आंसर। अंडे, दालें और मछली, यानी इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। दूसरा है जम्मू कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तीसरा है मिजोरम और झारखंड। और चौथा है बिहार और नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर जिसने फर्स्ट लगाया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। यहाँ से आपका हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से उन समूह को चुनिए जो यूपी के नज़दीकी हैं, या फिर निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो बिहार के नज़दीकी राज्य हैं। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन सीटीटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को मैप अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए क्या हो रहेगा। आप लोगों को मैप बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैप से आपके 1 से 2 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। क्या हो रहेगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारी बंगाल की खाड़ी हो गई और ये इसके समुद्री तट के जो नज़दीकी राज्य हैं कौन कौन से हो गए, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। और इधर क्या है हमारा, इधर हमारा अरब सागर है। अरब सागर के नज़दीकी राज्य कौन कौन से हैं, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, ये हमारे अरब सागर के नज़दीकी राज्य हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग इनमें से आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को मैप अच्छी तरीके से वैसे भी आना चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपसे बोला था कि मैप से क्वेश्चन आपके बनते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य कौन से हैं, यूपी के समीपवर्ती राज्य कौन से हैं, या फिर बिहार के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपसे कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए क्या हो रहेगा। मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हो रहेंगे, हमें पता है क्या हो रहेगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। कौन कौन से हो रहेंगे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आप लोग उसको मैप में भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। इसके 3 समीपवर्ती राज्य पूछे गए थे, तो ऑप्शन में कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था और महाराष्ट्र था। अगर आपके पास ऑप्शन में गुजरात होता तो आप गुजरात भी लगा सकते थे और राजस्थान भी लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन में कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था और महाराष्ट्र था। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट इसीलिए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं, यानी इनमें से वह कौन से रोग हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन है हमारा निमोनिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा है खसरा और चौथा है मलेरिया। चलिए बताइए इनमें से वह कौन कौन से रोग हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं, निमोनिया, डेंगू, खसरा और मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने मिल गया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और डी इसका सही है। बी कौन सा हो गया, डेंगू, और डी कौन सा हो गया, मलेरिया। हमें पता है कि मच्छरों द्वारा डेंगू और मलेरिया फैलता है, बाकी निमोनिया और खसरा से नहीं फैलता है। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। आगे देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा गया है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं,
सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें और जो भी गड्ढे वगैरह हों उनको मिट्टी वगैरह से भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें। हर हफ्ते इनको सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। ये क्या है, ये इनकी सावधानियां हैं जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को रोका जा सकता है। इनको आप लोग नोटबुक में अपनी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है किसी परितंत्र में निहित है। क्या क्या निहित होता है ये आप लोगों को बताना है कि एक इकोसिस्टम जो होता है हमारा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें निहित होती हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारा एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी। दूसरे में लिखा हुआ है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक। तीसरे में लिखा हुआ है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक। और चौथे में लिखा हुआ एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, एक क्षेत्र के जीवित एवं भौतिक कारक दोनों। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात कही गई, इसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है परितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। परितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। कई परिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व परितंत्र के रूप में देखते हैं जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय परितंत्र समाहित होते हैं। चूँकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों मुख्यतः स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया है। अब आपके जो स्थलीय परितंत्र है वो कौन कौन से हैं? जंगल हो गया, घास के मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया। और आपके जलीय कौन कौन से हैं? झीलें हो गई, तालाब हो गया, दलदली क्षेत्र हो गया, नदियाँ हो गया, ज्वार हो गया, नदमुख हो गया। ये आपके जलीय परितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। अब एक तरफ आपके राज्य लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ नृत्य लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा राज्य उस राज्य के नृत्य से सही मिला हुआ है ये आप लोगों को बताना है। कर्नाटक में कथक डांस होता है क्या? तमिलनाडु में लावणी होता है क्या? असम में बुइया होता है क्या? और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है क्या? ये आप लोगों को बताना है। इनमें से कौन सा जो युग्म है वह सही मिला हुआ है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है जल्दी से आप लोगों को। सभी को पता होना चाहिए क्या रहेगा। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होता है। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया हमारा। अब यहाँ पे राज्य और उनके नृत्य लिखे हुए हैं, इनको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे आपके कर्नाटक में कौन सा होता है? कर्नाटक में होता है आपके यक्षगान। केरल में होता है कथकली। पंजाब में होता है गिद्धा और भांगड़ा। गुजरात में होता है गरबा, डांडिया और रास। राजस्थान में होता है घूमर। आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी और धिमासा। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम, लिल्ली घोड़ी। उड़ीसा में होता है उड़ीसी। हरियाणा में होता है धमाल, घूमर। और महाराष्ट्र में होता है लावड़ी और तमाशा। और नागालैंड में होता है बांस नृत्य। और उत्तर प्रदेश में होता है कथक और होली नृत्य। तो ये आपके जो नृत्य हैं और राज्य हैं इनको आप लोगों को नोटबुक में अपनी नोट कर लेना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे आप लोग इसको मत पढ़िएगा, हिंदी में गलत टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है ये आप लोगों को बताना है। CO2 है, N2 है, N2O है या फिर CH4 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने मिलेगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। N2 जो हो जाएगा वो हमारा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं होता है। अब यहाँ पे आपकी NCERT में क्या लिखा गया इसके बारे में उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है वायुमंडलीय गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इन गैसों के अणु ऊष्मा ऊर्जा विकृत करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और इसे फिर से गर्म करता है। यह चक्र अनेकों बार होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। ऊपर वर्णित गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कौन कौन सी गैस जो यहाँ पर वर्णित की गई हैं इनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है,
तो आप लोगों को ये जानकारी मिल गई होगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र यानी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसे कहा जाता है। तो उस समझौते को क्या कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है क्योटो संलेख, दूसरा है मॉन्ट्रियल संलेख, तीसरा है पेरिस संधि, चौथा है दोहा संधि। क्वेश्चन नंबर 15 का सही से आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 2 जिसने भी लिखा उसका बिल्कुल सही मिलेगा। मॉन्ट्रियल संलेख उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल संलेख या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसे कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है। नहीं तो इस क्लास को यहीं पर बंद कर दिया जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।